हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज जो है हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के सेकेंड चैप्टर का प्रश्न उत्तर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस लेसन का जो है हम लोग प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चों लोगों ने कमेंट किया कि मैम जो है आप प्रश्न उत्तर बताइए सभी लेसन का। ओके, तो इसके उनकी डिमांड को ही पूरा करने के लिए जो मैं प्रश्न उत्तर जो है अपलोड कर रही हूँ अब। ओके, ये वीडियो मेरा बनाया जा रहा है। जैसे कि प्रश्न 1, उपयुक्त विकल्पों के सामने राइट चिन्ह लगाओ। ठीक है, राइट चिन्ह लगाना है जो विकल्प सही है। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प हमारा है, क्या है? भूपटल के 2 स्तर हैं। ओके, तो इनमें से चारों में से कौन सा आंसर? जैसे कि बाहरी एवं आंतरिक भूपटल, महाद्वीपीय एवं सागरीय भूपटल, धरातल एवं महासागरीय भूपटल, मेटल एवं क्रोन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो भूपटल के 2 स्तर, हमें पता है कि हमारा भूपटल 2 स्तरों में है, तो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा महाद्वीपीय एवं महासागरीय भूपटल। ओके, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे टिक होगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मेटल एवं भूपटल में निम्नांकित में से कौन से घटक सम्मिलित है? ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा घटक सम्मिलित है? तो कौन सा? भूपटल मेटल एवं भूपटल, इन दोनों में जो है कौन से घटक सम्मिलित? जैसे कि सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या लोहा। ओके, इनमें से क्या है जो मेटल एवं भूपटल में जो है ये घटक जो है पाए जाते हैं? तो इसमें आएगा मैग्नीशियम। क्या आएगा? मैग्नीशियम। ओके, इसका आंसर ये है। उसके बाद है हमारा सेकंड ई, पृथ्वी के आंतरिक कोण में निम्नलिखित में से कौन से अयस्क प्राप्त होते हैं? मतलब पृथ्वी के आंतरिक कोण में हम लोगों ने पढ़ा है, पृथ्वी का आंतरिक और बाहरी कोण दोनों पढ़ा है, उसमें से पृथ्वी के आंतरिक कोण के बारे में बताया गया कौन से अयस्क जो है सम्मिलित है। तो जैसे कि लौह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम निकल है, एल्यूमिनियम लौह है, या लौह और निकल, दोनों में से चारों में से कौन सा तो है? हमारा लौह और निकल। यह पृथ्वी के आंतरिक कोण में जो है अयस्क पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा ई, आंतरिक कोण, इसमें से कौन सी अवस्था में है? आंतरिक कोण जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक कोण है कौन सी अवस्था में? गैसीय, ठोस, द्रव्य, अर्धद्रव्य। क्या है इसमें से? हमारा जो आंतरिक कोण है, हमें पता है, पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आंतरिक कोण है वो ठोस अवस्था में है। ओके, इसके बाद है हमारा बाहरी कोण, निम्न में से किस अवस्था में, किससे बना है? किससे बना है? जो हमारा बाहरी कोण है वो किससे बना है? लौह, सोना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे, अगर आपको नहीं है तो फिर आप एक चीज़ से कर सकते हो कि हमारा जो बाहरी कोण किससे बना है? सोने से तो कोई चीज़ बना नहीं, हाइड्रोजन से तो कोण बनेगा नहीं, ऑक्सीजन से तो बनेगा नहीं, सिंपल सा क्या है? लौह से बना हुआ है। ओके, तभी तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो गति है वो होती है। ओके, हम पृथ्वी के जिस स्तर पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जहाँ पे हम पृथ्वी के जिस स्तर पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महाद्वीपीय भूपटल। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय भूपटल। कौन सी भूकंप तरंगे द्रव्य माध्यम से गुजर सकती? कौन सी भूकंप तरंगे? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, या भूपृष्ठीय तरंग या सागरीय भू? तो इसमें आएगा प्राथमिक तरंगे जो है वो जो है द्रव्य माध्यम से गुजर सकती है। ओके, अब जो हमारा आएगा ये हमारा हो गया विकल्प चुनने वाला। इसके बाद हमारा है कि कथन सही है या गलत कथनों को सुधार कर लिखना है। ओके, तो इसका आंसर किस प्रकार से होगा? पृथ्वी के आंतरिक कोण में पदार्थों का घनत्व समान नहीं है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। जैसे कि
कथनों को सुधार कर लिखना। ठीक है, इसमें का जो हमारा आंसर आएगा वो इस प्रकार से। पहला कथन क्या है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला कथन है पृथ्वी के आंतरिक भागों में पदार्थों का घनत्व समान नहीं है। ओके, समान नहीं है, सत्य है कि असत्य? ये कथन सत्य है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है पदार्थों जो का घनत्व जो एक समान नहीं है। ओके, समान है नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सही लिखना है, क्योंकि ये कथन ऑलरेडी सही, तो इसको सुधार कर लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है पृथ्वी का आंतरिक कोण ठोस चट्टानों से बना है। यह कथन क्या है हमारा? गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक कोण जो है वो कठोर चट्टानों से नहीं बना है। ओके, कथन क्या है हमारा? शुद्ध कथन क्या है? सुधारित कथन क्या आएगा? पृथ्वी का आंतरिक कोण मुख्य रूप से लौह और कुछ मात्रा में निकल तत्वों से बना है। ये हमारा राइट आंसर आएगा। ओके, तो पृथ्वी का जो हमारा आंतरिक कोण है वो किससे बना? लौह और कुछ मात्रा में निकल तत्वों से बना है। ये कथन हमारा राइट होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड जो हमारा है क्वेश्चन कथन सुधार कर लिखने में, बाहरी कोण से द्वितीय यानी गौण तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। नहीं गुजर सकती हैं, सही है, क्योंकि बाहरी कोण, ठीक है, वहाँ पे जो है द्वितीय तरंगे नहीं गुजर सकती, प्राथमिक तरंगे जो है वो गुजर सकती हैं। तो ये राइट है, इसलिए हम इसको सिर्फ सही लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 4th नंबर का है वो है महाद्वीपीय भूपटल सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। तो महाद्वीपीय भूपटल किससे बना है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से नहीं, सुधार आएगा, ये गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय भूपटल सिलिका और मैग्नीशियम से जो महाद्वीपीय भूपटल नहीं बना, ये गलत है। तो कथन क्या आएगा? तथ्य कथन क्या आएगा? सही ऑप्शन में क्या आएगा? महाद्वीपीय भूपटल सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना हुआ है। यहाँ पे क्या दिया था? सिलिका एवं मैग्नीशियम दिया है, तो यहाँ पे सिलिका है लेकिन मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम आना चाहिए इसका आंसर। तो महाद्वीपीय भूपटल सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ओके, अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? उत्तर लिखो। ठीक है, उत्तर लिखने में जैसे भूपटल के कौन से 2 जो है विभाग होते हैं, उनके वर्गीकरण का आधार क्या है? मतलब भूपटल के 2 भाग कौन से? जैसे अभी हम लोगों ने बताया भूपटल के 2 भाग क्या है? हाँ, भूपटल के 2 भाग है, महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय भूपटल। ठीक है, वो कौन से 2 भाग हमको मिल गया। अब उसका वर्गीकरण का आधार क्या? उसे किस प्रकार से 2 भागों में यानी सागरीय भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया, उनको किस प्रकार से अलग अलग किया गया है, ये यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ओके, तो इसका आंसर चलिए हम देखते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या था कि भूपटल के कौन से 2 विभाग है, उनके नाम बता, उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो पहला क्या है? भूपटल के 2 भाग, जैसे मैंने आपको बताया महाद्वीपीय भूपटल और सागरीय भूपटल। ठीक है, ये इसका आंसर हमें मिल गया। इसको जो है आपको 1 लाइन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, भूपटल के 2 भाग कौन से हैं, ठीक है, कौन से होते हैं, तो आपको ये वाला आंसर 1 लाइन सेंटेंस में भी आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब उसका हमको क्या लिखना? उसके वर्गीकरण का क्या आधार? अभी ये वाला आंसर हमें बाकी ये लिखना। ठीक है, ये वाला हो गया, अभी हमारा ये वाला। ठीक है, तो उसका सेकंड पॉइंट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे भूमि और जल भूपटल के वर्गीकरण का आधार है। भूमि और जल, ठीक है, भूमि और जल भूपटल के वर्गीकरण का आधार, मतलब किस प्रकार से भूपटल का वर्गीकरण है? भूमि और जल भूपटल के वर्गीकरण का आधार है। थर्ड पॉइंट में आएगा भूपटल के जिस भाग पर, जहाँ पे भूपटल के जिस भाग पर पठार, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान आदि के रूप में विस्तृत भूमि होती है, उसे हम महाद्वीपीय भूपटल कहते हैं। तो महाद्वीपीय भूपटल किसे कहते हैं? महाद्वीपीय भूपटल हम उसे कहते हैं जिस भाग पे पर्वत, पठार, मैदान आदि जो है भूमि पाई जाती है, विस्तृत रूप में भूमि होती है, उसे हम महाद्वीपीय भूपटल कहते हैं। और दूसरा जो है सागर, जिस भूपटल के जिस भाग पर विस्तृत महासागर है, उसे हम महासागरीय भूपटल कहते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल सा है, आपको याद भी हो गया होगा कि सबसे पहले आप भूपटल के 2 भाग लिखेंगे, उसके बाद जो है
भूपटल का वर्गीकरण जो है भूमि और जल के स्वरूप में किया गया है। भूपटल महाद्वीपीय भूपटल हम किसे कहते हैं, जहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान आदि जो भूमि का विस्तृत स्वरूप होता है उसे हम महाद्वीपीय भूपटल कहते हैं। भूपटल उसे कहते हैं, और सागरीय भूपटल हम उसे कहते हैं जहाँ जिस भूपटल के जिस भाग पर विस्तृत महासागर का स्वरूप है उसे हम महासागरीय भूपटल कहते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मेटल को दुर्लभता मंडल क्यों कहा जाता है। जो मेटल है उसको दुर्बलता मंडल क्यों कहा जाता है। दुर्बल मतलब कमजोर मंडल क्यों कहा जाता है। दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। जैसे कि इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। पहले पॉइंट में हम देखो, ज्योग्राफी और इतिहास में आप बार बार आपको कहते हैं उसको कभी भी पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। मेटल का ऊपरी भाग, ठीक है, मेटल का ऊपरी भाग अधिक प्रवाही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे, मेटल के मध्य में लगभग 100 किमी से 200 किमी के भाग में प्रचंड जो है, प्रचंड मतलब बहुत अधिक जो है गर्मी होने के कारण चट्टानें जो है पिघलती है। पहला क्या है, पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि मेटल का जो ऊपरी भाग है, जैसे ऊपरी मेटल अधिक प्रवाहित है, मतलब मेटल का जो ऊपरी भाग है, मेटल जैसे ऊपरी भाग है वो अधिक जो है प्रवाहमान है, वो गतिशील है। ओके, और उसके बाद मेटल के मध्य में जो है लगभग 100 किमी से 200 किमी में जो है लगभग जो है अधिक गर्मी यानी अधिक उष्णता होने के कारण चट्टान जो पिघलती है और वहाँ लावा जो है, रस जो है तैयार होता है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, अत्यधिक दबाव तथा ऊष्मा के कारण मेटल में आंतरिक हलचलें होती हैं और परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण जैसी प्रक्रियाएं होती है। मेटल में, ओके, मेटल में अनेक प्रकार की हलचलों तथा भौगोलिक प्रक्रियाओं के निरंतर होते रहने के कारण मेटल को दुर्लभता मंडल कहा जाता है। तो समझ में आया, मेटल को दुर्लभता मंडल क्यों कहा जाता है। उसका आंसर यही है कि मेटल जो है का ऊपरी भाग जो है वो क्या होता, प्रवाहमान है, वो अधिक जो है प्रवाहमान है, और मेटल में जो है मध्य भाग में 100 से 200 किमी तक की जो गहराई पाई जाती है, वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होने के कारण जो है चट्टानें जो पिघलती है और वहाँ पे लावा जो है तैयार होता है, लावा रस तैयार होता है, और उसमें जो अधिक दबाव और अधिक गर्मी होने के कारण मेटल में जो है आंतरिक कुछ हलचलें होती, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, घाटियाँ निर्माण जैसी प्रक्रियाएं होती रहती है। और मेटल में जो है अनेक प्रकार की हलचलों तथा भौगोलिक प्रक्रियाओं के जो निरंतर होते रहने के कारण जो है मेटल को जो है दुर्लभता मंडल कहा जाता है। ये सारी कारण इसके अंतर्गत आएंगी। ओके, चलिए हम अपना जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट करो कि पृथ्वी का चुंबक आवरण परिभ्रमण का परिणाम। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि चुंबकीय आवरण जो है, पृथ्वी का जो चुंबकीय आवरण हो परिभ्रमण के कारण ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाहरी कोण का तापमान लगभग जो है 5000 डिग्री सेल्सियस है, और तथा आंतरिक कोण का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के इस अंतर के कारण, मतलब पृथ्वी का जो है बाहरी कोण जो होता है, जो बाहरी कोण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाहरी जो कोण है उस 5000 है, और आंतरिक कोण मतलब बाहरी कोण आंतरिक कोण की जो तापमान है वो इतना होने के कारण 5000 और 6000 होने के कारण जो है तापमान के इस अंतर के कारण जो ये दोनों अंतर, तापमान के अंतर, बाहरी कोण और आंतरिक कोण के तापमान में अंतर होने के कारण जो है आंतरिक संरचना के आंतरिक कोण की ओर से बाहरी कोण की ओर जो है ऊर्ध्वगामी प्रवाह में उत्पत्ति होती है। क्या होता है कि आंतरिक कोण जो होता है, जो अंतर की जो दूसरी वाली जो कोण होता है, आंतरिक कोण होता है, वो बाहरी कोण की ओर जो है ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की दिशा में वो प्रवाहित होती जो है प्रवाहों को उत्पन्न होती है। और सेकेंड पॉइंट है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण इस
ऊर्ध्वगामी प्रवाहों को भंवर जैसी घुमावदार गति प्राप्त होती है। क्या हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक कोण और बाहरी कोण की जो तापमान की में जो दोनों अंतर पाया जाता है, उन तापमान में इस कारण के अंतरों के कारण जो बाहरी कोण आंतरिक कोण होता है वो ऊपरी बाहरी कोण की ओर जो प्रवाहमान होती है, और जिसके कारण पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण जो है ऊर्ध्वगामी जो प्रवाह होती है उनमें जो भंवर निर्माण की एक गति निर्माण हो जाती है, और घुमावदार गति के कारण भंवरों के मध्य में विद्युतीय प्रवाह उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ओके, आया समझ में? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ओके, इसके बाद चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण तैयार होता है, इसे हम चुंबक आवरण कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का चुंबक आवरण परिभ्रमण का परिणाम है। पता चला कि पृथ्वी का परिभ्रमण के कारण किस प्रकार से है। आप इसे जो है अच्छे से अपने ओन वर्ड में भी और अच्छे से भी लिख सकते हैं। सिर्फ आप क्वेश्चन समझेंगे, आंसर जो है अपने ओन वर्ड से भी लिख सकते हैं। ओके ओके, इसके बाद है हमारा भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में असंतुलता पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है खनिजों का घनत्व और आंतरिक भागों में से उनके पाए जाने वाले स्थानों में सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। ओके, तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि इसका आंसर इस प्रकार है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है 3 भागों में बांटी गई है। पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना की परतें जो है 3 भागों में, जैसे कि भूपटल, मेटल और कोण, है ना। पृथ्वी की आपको जो है इस आकृति के द्वारा, जो हम लोगों ने आकृति देखी थी, इस आकृति के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि पृथ्वी की 3 भाग है ना। भूपटल, ये जो हो गया मेटल, और हो गया आंतरिक कोण। ये जो 3 बाहरी कोण आंतरिक वो बाद में आएगा, वो बात की है, लेकिन हमारे जो 3 भाग 1, 2 और 3 भागों में जो इसे डिवाइड किया गया, 1, 2 और 3, ये 3 भागों में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं भूपटल, मेटल और कोण। ठीक है, वो अलग है कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण है। ओके, जो ऊपरी जो है मेटल और निचली मेटल, वो 2 प्रकार है, भूपटल में एक ही है। ओके, तो में पाए जाने वाले तत्वों, खनिजों, तापमान एवं दबाव के विभिन्नता है। ये जो पृथ्वी के भूपटल और मेटल और कोण में पाए जाने वाले जो तत्व होते, खनिज होते, तापमान, इन सभी में जो है अलग अलग दबाव की भिन्नता जो अलग अलग है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, कि महाद्वीपीय और भूपटल एवं सागरीय भूपटल, ठीक है, भूपटल तथा मेटल, ऊपरी मेटल तथा निचला मेटल, ठीक है, मेटल तथा कोण, बाहरी कोण तथा आंतरिक कोण को एक दूसरे से अलग करने वाली संक्रमण परतें हैं। ये जो है एक दूसरे से अलग करने वाली संक्रमण परतें, इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है विलगता, यानी जो सत्ता जो है असत्यात का मतलब है विलगता, मतलब दोनों में जो है अलगता पाया जाता है। पृथ्वी में जो है पृथ्वी के आंतरिक कोण में किस प्रकार से अलगता का भाव पाया जाता है, इसका कारण यही है। ओके, तो आपको क्या करने का आंसर में जो है आप पृथ्वी के आंतरिक कोण के बारे में, जो पृथ्वी का है कोण जो है उसके बारे में लिखेंगे, और आपको कुछ नहीं करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो है महाद्वीपीय भूपटल कौन सा, फिर उसके बाद आप मेटल के बारे में, मेटल का कौन सा, बाहरी मेटल और ऊपरी मेटल, निचला मेटल, फिर आप लिखेंगे कोण के बारे में, कोण, आंतरिक कोण और बाहरी कोण। आप सिर्फ क्या करना, ये जो है एक दूसरे को अलग करने वाली जो संक्रमण परतें हैं, और इसी कारण जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो है विलगता पाई जाती है। ओके, अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खनिज के बारे में। ओके, कि खनिजों का घनत्व और आंतरिक भागों में उनके पाए जाने वाले स्थानों में सहसंबंध बताइए। ओके, तो उसका आंसर इस प्रकार से है, ओके, पहला आएगा इसमें कि
क्वेश्चन नंबर उसका जो है फर्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के भूपटल एवं मेटल के अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली सिलिका और एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम खनिज यानी तत्व पाए जाते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है कि पृथ्वी के कोर में अपेक्षाकृत अधिक घनत्व के खनिज जैसे लोह तथा निकल पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि खनिजों का तत्व जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका पृथ्वी के आंतरिक संरचना के स्थान अधिक गहरा होता जाता है। ओके, इस प्रकार खनिजों का घनत्व और आंतरिक भागों में उनके पाए जाने वाले स्थानों में सहसंबंध होता है। ओके, ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद हमारा आता है भौगोलिक स्पष्टीकरण में ई, जिसका है भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, भूकंप और ज्वालामुखी का केंद्र मेटल है। ठीक है, तो उसका आंसर इस प्रकार से है, मेटल यानी ऊपरी के लगभग 100 किमी से 200 किमी के भाग में जो प्रचल जो है अधिक जो है गर्मी होने के कारण चट्टानें जो है पिघलती है और वहाँ लावा रस जो है निर्माण होता है। तो आपको इधर पे क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी का केंद्र मेटल है, उसके बारे में बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपरी भाग जो मेटल का होता है वो अधिक जो है वो जो उसकी जो लंबाई है या कितनी गहरी है वो 100 से लेकर 200 किमी, और वहाँ पे अधिक गर्मी पाई जाती है, अधिक उष्णता पाई जाने के कारण चट्टानें वहाँ पिघलती है और वहाँ पे लावा रस निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रचंड उष्णता एवं दबाव के कारण मेटल में आंतरिक हलचलें, ठीक है, हलचलों का निर्माण होता है और इस ऊर्जा तरंगों का ऊर्ध्वाधर दिशा में वहन होने के कारण भूपटल में दरारें पड़ती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ पर भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसे प्रक्रिया घटित होती है और इस प्रकार मेटल भूकंप एवं ज्वालामुखी का केंद्र होता है। बस आपको कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ आप वो बाहरी जो ऊपरी मेटल होता है उसके बारे में याद रखिए, वो कितना होता है, वहाँ पे प्रचल गर्मी पाई जाती और उसके जो प्रवाह ऊर्ध्वगामी प्रभाव के कारण जो होती है उस होने के कारण जो है भूपटल में दरारें पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं निर्माण होती है। ओके, इसके बाद हमारा है 4th नंबर का क्वेश्चन, वो है इस प्रकार से कि धरातल की अपेक्षा सागर के नीचे आंतरिक भाग की मोटाई कम पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर है धरातल के नीचे आंतरिक भाग यानी महाद्वीपीय भूपटल का जो है घनत्व 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेमी है। सागर के नीचे के आंतरिक भाग का घनत्व 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी है। ओके, फिर आएगा उसका सेकेंड पॉइंट, धरातल के नीचे आंतरिक भाग यानी महाद्वीप, जिसको महाद्वीपीय भूपटल कहा जाता है, वो पाया जाता है। भूपटल का घनत्व अपेक्षाकृत कम होने के कारण महाद्वीपीय भूपटल मेटल पर सहजता से तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण यह मेटल में विलीन नहीं होते हैं और इसकी जो मोटाई अधिक होती है। दूसरी ओर सागर के नीचे के आंतरिक भाग, जिसको हम महासागरीय भूपटल कहते हैं, उसका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण, है ना, महासागरीय भूपटल की कुछ परतें जो है निरंतर मेटल की विलीन हो जाती है और उसकी मोटाई अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण धरातल की अपेक्षा सागर के नीचे आंतरिक भाग की जो है मोटाई कम पाई जाती है। ओके, इसका आंसर ये आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट है हमारा चुंबकीय आवरण के बारे में। ओके, कि चुंबकीय आवरण के कारण पृथ्वी का संरक्षण होता है, मतलब उसकी सुरक्षा होती चुंबकीय आवरण के कारण किस प्रकार से। ओके, वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से उसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित ओजोन की परत सूर्य से जो है उत्सर्जित होने वाली पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेती है। कौन? पृथ्वी के चारों ओर जो भी ओजोन की परतें सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें निकलती है, उससे पृथ्वी का संरक्षण होता है। किसके कारण? पृथ्वी की
चुंबकीय आवरण के कारण जो परावैंगनिक किरणें आती है सूर्य से, उससे जो है पृथ्वी की सुरक्षा होती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है पृथ्वी के चारों ओर, ओके, पृथ्वी के जो चारों ओर है, पृथ्वी के चारों ओर के चुंबक आवरण के कारण सौर पवने में से होकर बहने वाले अवशोषित कण ओजोन की परत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ओजोन परत की रक्षा होती है और इस प्रकार चुंबक आवरण के कारण पृथ्वी की संरचना होती है। समझ में आया पृथ्वी की संरचना क्यों होती, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो ओजोन की परत है, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली जो परावैंगनिक किरणों को जो है ओजोन की परत जो उसे क्या करती है, अवशोषित कर देना, मतलब सोख लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का संरक्षण होता है। और पृथ्वी के चारों ओर जो है चुंबकीय आवरण के कारण सौर पवनों में से बहने वाले अवशोषित कण ओजोन की परतों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण जो है ओजोन परत जो है ओजोन की जो परत है उसकी जो है रक्षा होती है और इस प्रकार चुंबकीय आवरण जो है पृथ्वी की रक्षा यानी संरक्षण करता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। हमारा एक चीज़ रह गया है, स्पष्ट आकृतियाँ बनाओ और शीर्षक दो। तो स्पष्ट आकृति, पहले किसकी आकृति? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, मैंने इसकी आकृति आपको बताई थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आकृति, तो आपको याद होगा यह है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आकृति। इस आकृति को आपको बनाना है और इसको याद करना, इसका जो नाम वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद सेकेंड आकृति हमें बनानी है चुंबकीय ध्रुव एवं विषुवतीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव और विषुवतीय ध्रुव हमारी ये वाली आकृति है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा, ये दोनों आकृति में से हम लोग को ये वाली आकृति बनानी है। चुंबकीय ध्रुव और विषुवतीय ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव और विषुवत रेखीय ध्रुव के लिए हमें ये वाली आकृति आपको बनानी है। मतलब अब जो है मैंने आपको जो है सेकेंड चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको बना दिया, आपको मैंने बता दिया है। इस वीडियो मैंने पूरा कवर कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा थर्ड चैप्टर का, ठीक है। थर्ड चैप्टर आर्द्रता एवं मेघ का जो है क्वेश्चन आंसर का वीडियो रहेगा। तब तक चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद और मिलते हैं। चलिए बाय बाय।